आने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे आपको विस्तार से समझाएंगे। आज सबसे पहले बात होगी चारा घोटाले के 950 करोड़ की वसूली की बात आखिर क्यों हो रही है। 70वीं बीपीएससी पर हाईकोर्ट के फैसले को आपको समझाएंगे। बिहार को मोदी के सौगात के मायने भी बताएंगे और 3 महीने में तीसरी बार बिहार क्यों आ रहे राहुल गांधी ये भी समझाएंगे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार के द्वारा चारा घोटाले का 950 करोड़ रुपया जब्त कर खजाने में डाला जाएगा ये कहा है। जरूरत पड़ी तो 950 करोड़ की वापसी के लिए सरकार कोर्ट जाएगी, सीबीआई और इनकम टैक्स से बातचीत करेगी। सम्राट चौधरी के इसी बयान पर आरजेडी नेताओं ने पलटवार किया। आरजेडी नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद पर पैसे का आरोप नहीं है, जिन पर आरोप है उनसे आप वसूलिए। चारा घोटाला एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही 90 के दशक की तस्वीरें जहन में घूमने लगती है, जब इसी घोटाले के आरोप में लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। लालू प्रसाद सहित कई लोग दोषी करार दिए गए, सजा हुई और जेल से लेकर अस्पताल तक का चक्कर लगाना पड़ा। दोषियों को सजा मिली, लेकिन सवाल है कि सरकार के खजाने से जिन पैसों की अवैध निकासी हुई उन पैसों का क्या हुआ। जिन्होंने बिहार को लूटा है वो देना तो पड़ेगा, बचा नहीं पाएंगे। बिहार में 3 दशक पहले राज्य का सबसे बड़ा चारा घोटाला हुआ था। सरकार के खजाने से अवैध रूप से 950 करोड़ रुपए निकाले गए थे। अब करीब 29 साल बाद राज्य सरकार घोटाले का पैसा वसूलने की तैयारी में है। और इसमें कौन है नहीं है इससे मतलब नहीं है। जो लोग भी चारा घोटाला में हैं, सबकी संपत्ति को कुर्क करके और न्यायालय के सामने समर्पित किया जाएगा। न्यायालय के द्वारा सरकार के खजाने में पैसा आए, ये सरकार की चिंता है। बिहार सरकार 950 करोड़ की वापसी के लिए सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग से चर्चा करेगी और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएगी। यानी जो लोग 90 के दशक में पशुओं का चारा डकार गए, सरकार उन पर फिर से शिकंजा कसने की तैयारी में है और घोटाले का पैसा वसूलने के लिए कदम उठाने जा रही है। सरकार के इस फैसले ने बिहार का राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। 563 पृष्ठ के जजमेंट में कहीं भी आदरणीय लालू प्रसाद जी पर पैसा गबन करने का या लेने का कहीं साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिन लोगों पर 100, 150 करोड़, 200 करोड़ लेने का आरोप है, गबन करने का आरोप है, सब के सब सरकारी गवाह है। चुनावी साल में जिस तरीके से चारा घोटाले का जिन्न एक बार फिर बाहर आया है, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आने की उम्मीद है। वह संपत्ति सरकार के पास वापस है, इसका हर संभव प्रयास होगा। वैसे आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले की जांच सीबीआई को सौंपते वक्त ही उसे घोटाले के पैसे की वसूली की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जिसे दोषियों की संपत्ति जब्त कर वसूला जाना था। लेकिन 3 दशक बाद भी घोटाले का 1 रुपया भी सरकार के खजाने में नहीं पहुंचा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चारा घोटाले के 950 करोड़ रुपए की वसूली की बात हो रही है। अभी ये बात क्यों की जा रही है, उसको समझने के पहले चारा घोटाला क्या था उसे समझने की जरूरत है। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, पूरा मामला 90 के दशक का बताया जाता है, जब 1995 तक खजाने से 950 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी। जानवरों के लिए चारा और दवा के नाम पर फर्जी बिल बनाकर निकासी कर ली गई थी। चारा घोटाले में सीबीआई ने अब तक 55 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। किन केसों में कई नेताओं और अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया था। 6 मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी आरोपी बनाए गए थे। अब जरा घोटाले की टाइमलाइन देख लेते हैं, मतलब कब कब क्या क्या हुआ था। देखिए, शुरुआत होती है सबसे पहले 27 जनवरी 1996 को चारा घोटाले के रूप में करोड़ों की लूट का पता चलता है।
चाईबासा ट्रेजरी से गलत तरीके से 37.6 करोड़ रुपए निकाल लिए जाते हैं। फिर 11 मार्च 1996 को, यानी कि अगली टाइमलाइन आप ध्यान रखिए, 11 मार्च की होती है 1996 को, जब पटना हाई कोर्ट ने जांच के लिए सीबीआई को कहा, मतलब सीबीआई को ये जांच करने की अनुमति दी गई। 19 मार्च 1996 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट की जांच की निगरानी करने को कहा गया, मतलब सीबीआई जो जांच कर रही है उसकी निगरानी हाई कोर्ट करेगी। 23 जून 1997 को सीबीआई ने आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 25 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगली टाइमलाइन 30 जुलाई 1997 की, जब लालू प्रसाद ने सीबीआई की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे और देखिए 3 अक्टूबर 2013 चाईबासा ट्रेजरी मामले में पहली बार लालू प्रसाद को सजा हुई और लालू प्रसाद जेल भेजे गए। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा हुई है। पहली जो सजा थी वो 3 अक्टूबर 2013 जब उन्हें पहली सजा सुनाई गई, फिर 6 जनवरी 2018 को दूसरी सजा सुनाई गई, फिर 23 जनवरी 2018 को तीसरी सजा, 15 मार्च 2018 को चौथी सजा और 21 फरवरी 2022 को 5वीं सजा लालू प्रसाद को सुनाई गई थी। चारा घोटाले में लालू प्रसाद के अलावा कई और नेता थे जिन्हें अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, भोलाराम तूफानी, डॉक्टर आर.के. राणा, जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत जैसे बड़े नेताओं का नाम भी चारा घोटाला मामले से जुड़ा था। अब सवाल है कि चारा घोटाले के 950 करोड़ की वसूली की बात आखिर क्यों की जा रही है, तो अब आप इसे समझिए। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने ही सीबीआई को चारा घोटाले की जांच सौंपी थी और उस वक्त जब जांच सौंपी गई थी तभी घोटाले के पैसे को वापस खजाने में लौटाने की जिम्मेदारी भी सीबीआई को दी गई थी। घोटालेबाजों की संपत्ति को बेचकर रुपए लौटाने थे, ये हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी। करीब 29 साल बीत गए, लेकिन अब तक एक भी पैसे की वसूली नहीं हुई है। अब सरकार वसूली की बात कह रही है, लेकिन 950 करोड़ की वसूली की बात पर बिहार का सियासी माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि चूंकि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो माहौल बनाने के लिए सरकार में शामिल लोग इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर बिहार में राजनीति जमकर हो रही है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने री एग्जाम वाली याचिका को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभ्यर्थियों के बीच मायूसी छा गई है। तो वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। सत्तरवीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है। पटना हाईकोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और निश्चित तौर पर पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों में मायूसी छा गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। सपना में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस तरह का फैसला आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात जो हम लोग उठा रहे थे, बाबू परीक्षा परिषद में जो गड़बड़ी की बात उठा रहे थे, वो पर्याप्त साक्ष्य था इस परीक्षा के री एग्जाम कराने के लिए, लेकिन केस को सीधे तौर पर डिसमिस कर दिया गया। यह निश्चित रूप से हम लोग वज्रपात की तरह गिरा है और इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस आंदोलन में कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान ने अहम भूमिका निभाई थी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में प्रशांत किशोर भी शामिल हुए थे। सभी ने अभ्यर्थियों की मांग को जायज ठहराया था और बिहार सरकार और बीपीएससी को कटघरे में खड़ा किया था।
लेकिन पटना हाईकोर्ट के फैसले से इन सभी को करारा झटका लगा है। साथ ही मुख्य परीक्षा का भी रास्ता साफ हो गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप 70वीं बीपीएससी पर हाईकोर्ट के फैसले को समझने के पहले परीक्षा से लेकर फैसले तक के घटनाक्रम को समझ लीजिए। कब से विवाद शुरू हुआ? देखिए, 13 दिसंबर 2024 को 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा बिहार में हुई थी। 912 केंद्र बनाए गए थे जहां परीक्षा ली गई, जिसमें करीब 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 912 केंद्रों पर परीक्षा हुई, जिसमें से 911 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा ली गई। लेकिन पटना में जो एक सेंटर बनाया गया था, बापू परीक्षा केंद्र, वहां पर जमकर हंगामा हुआ। लेकिन कुछ छात्रों ने कई सेंटर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। मतलब ये कि बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा था कि सिर्फ एक ही सेंटर पर हंगामा हुआ है, लेकिन जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे सेंटर थे जहां पर गड़बड़ी हुई। लेकिन आयोग ने बापू सेंटर पर हंगामा की बात मानी और बापू सेंटर जो पटना में बनाया गया था उसकी ही सिर्फ परीक्षा को रद्द किया गया और फिर दोबारा उसकी परीक्षा करा ली गई। 4 जनवरी 2025 को बीपीएससी की तरफ से बापू सेंटर के छात्रों की दोबारा परीक्षा हुई, लेकिन पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कई छात्र प्रदर्शन पर उतर गए। छात्रों की तरफ से मांग लगातार की जाती रही। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कुछ कोचिंग संचालक और कुछ विपक्ष के नेताओं का समर्थन भी मिला, जिसमें कोचिंग संचालक की अगर बात करें तो खान सर और गुरु रहमान ने दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों के साथ प्रदर्शन भी किया। तो तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव जैसे नेता भी छात्रों से मिलने के लिए गए। यहां तक कि प्रशांत किशोर ने तो धरना भी दिया था। पटना के गांधी मैदान में वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे और प्रशांत किशोर को जेल के बाद बेल मिली थी। अब परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग से इनकार कर दिया है और परीक्षा रद्द करने वाली जो याचिका है उसे खारिज कर दिया है। मतलब दोबारा पीटी परीक्षा नहीं होगी और मुख्य परीक्षा का रास्ता भी साफ हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले से री एग्जाम की मांग करने वालों को बड़ा झटका लगा, वहीं सरकार और आयोग को बड़ी राहत मिल गई है। हालांकि अब देखना होगा, जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, तो इसमें आगे क्या मोड़ सामने आता है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। देखिए, बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और इससे पहले केंद्र सरकार ने बिहार को एक बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट ने बिहार से जुड़े करीब 10,000 करोड़ के 2 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट और पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट 6,282 करोड़ रुपए का है, जबकि पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर 3,712 करोड़ रुपए की है। इन दोनों प्रोजेक्ट को जोड़ दें तो केंद्र सरकार ने बिहार को करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया और मधेपुरा जैसे जिलों को बड़ा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी भी की है। कोसी रिवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द एंटायर स्टेट और कोसी नदी के पानी को मेची रिवर के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 6,282 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार ये सारे जिले इससे बेनिफिट होंगे। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार डिस्ट्रिक्ट्स बिहार की, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। हाईवे का प्रोजेक्ट है ये और ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये वन ऑफ दोज रेयर प्रोजेक्ट्स जो बहुत सारे। और अब आप बिहार को मोदी की सौगात के मायने समझिए। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट में बिहार के 2 बड़े प्रोजेक्ट मंजूर कर लिए गए हैं, जिसमें कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट है और दूसरा पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर शामिल है। 10,000 करोड़ के 2 बड़े प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जिसमें कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट की लागत की अगर हम बात करें तो वो 6,282 करोड़ रुपए है।
पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर की लागत की अगर बात की जाए तो वो 3,712 करोड़ रुपए की है। अब आप बिहार को मोदी की सौगात के मायने को इस तरीके से समझिए। कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट से बिहार के किन किन जिलों को फायदा होगा? तो इसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया और मधेपुरा जिले हैं जिसे इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। कोसी मेची परियोजना का मकसद है कोसी और मेची नदी आपस में नहर के जरिए जुड़ जाएंगी और इस इलाके में गर्मी में पानी की जो कमी होती है उससे राहत मिलेगी। मतलब यहाँ पर लोगों को पानी मिलता रहेगा। बारिश में बाढ़ की समस्या से भी निजात पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि बिहार में हर साल बाढ़ का दंश झेलना पड़ जाता है और खास तौर पर कोसी नदी ही जो है वो बाढ़ लेकर आती है। तो ऐसे में अगर ये लिंक हो जाता है तो इससे बाढ़ से भी राहत बिहार वासियों को मिलने वाली है। शाहाबाद में सड़क व्यवस्था जो है वो मजबूत होगी। अगर पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर बनता है तो इससे शाहाबाद में सड़क व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। बालू और कोयला के लाने और ले जाने में भी मदद मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो सड़क की व्यवस्था है वो दुरुस्त होने के बाद से आवागमन जो है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी तैयारी में जुट गई है और राहुल गांधी खुद तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने हर घर कांग्रेस का झंडा कार्यक्रम का भी ऐलान कर दिया है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस किस कदर एक्टिव हो गई है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में बड़े नेताओं का तूफानी दौरा शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। 7 अप्रैल को राहुल गांधी पटना आएंगे और संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जननायक राहुल गांधी जी पुनः आपके इस कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो एक्टिविस्ट हैं उनको संबोधित करने के लिए आएंगे। नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था उसी को याद करने के लिए 7 अप्रैल को यानी हम कृष्ण मेमोरियल हॉल में पुनः जननायक राहुल गांधी जी आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर पूरी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिहार में तीसरा दौरा होने जा रहा है। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है और दूसरा कि हम अपना झंडा क्यों नहीं लगाएं और क्यों लगाने को सकता है। यहाँ देख लीजिए अंदर से बाहर हमारा लोगो है, ये है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस फुल एक्टिव मोड में आ गई है। पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बदल दिए गए, अब बिहार कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। अब राहुल गांधी तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस अब बैसाखी वाली राजनीति छोड़कर खुद को मजबूत करने में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, राहुल गांधी 3 महीने में तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। 18 जनवरी और 5 फरवरी को इससे पहले राहुल गांधी बिहार आए थे और उनका जो अगला कार्यक्रम होने वाला है वो 7 अप्रैल को होगा। यानी कि 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार में होंगे। आइए अब खबर समझते हैं। देखिए, ये चुनावी साल है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय है। 18 जनवरी और 5 फरवरी को राहुल गांधी बिहार आए। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए। अब जबकि बिहार आ रहे हैं तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए स्क्रूटनी नई टीम का गठन किया गया है। मतलब ये कि कांग्रेस की तरफ से बिहार चुनाव को लेकर सक्रियता बढ़ाई जा रही है और अब जब राहुल गांधी तीसरी बार बिहार आएंगे तो कुछ और बड़े बदलाव कांग्रेस में देखने को मिल सकते हैं। पहले से ही कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्हें बदला गया, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। माना यह जा रहा है कि ये आरजेडी के दबाव से कांग्रेस को मुक्त करने की तैयारी है, क्योंकि यह आरोप लगता रहा है कि बिहार कांग्रेस में लालू प्रसाद का हस्तक्षेप रहा है। मतलब लालू प्रसाद भी कांग्रेस पार्टी में अपना एक हस्तक्षेप करते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष बदले, प्रदेश प्रभारी बदले और कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने बिहार में सक्रिय किया है, जिनकी यात्रा भी
अभी बिहार में चल रही है। राहुल गांधी के 3 महीने में 3 बिहार दौरे के मायने को अब आप समझिए। कांग्रेस महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी। बी टीम के तौर पर रहना कांग्रेस को मंजूर नहीं है। आपको याद होगा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया है और जो प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं उन्होंने भी साफ कहा है कि बी टीम नहीं बनना है हमें। खुद को मजबूत कर चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और ऐसे में संदेश भी दिया जा रहा है कि जो बैसाखी के साथ कांग्रेस चलती है, ये आरोप उस पर लगता है, तो कांग्रेस अब अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। फिलहाल इस बुलेटिन में